हो गया। सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं हमारे फेसबुक पेज डेमोक्रेसी से। हम यहाँ मौजूद हैं जेएनयू में, और हमारे साथ मेहमान हैं आज के, अपनी राय बेबाकी के साथ रखने के लिए मशहूर जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद भाई। आपका स्वागत है उमर खालिद भाई। ये उमर खालिद भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या देश के जो भी मुद्दे इश्यूज़ चलते हैं उनमें अपनी बातें रखते हैं। ज़बरदस्त एक्टिविस्ट हैं ये, और सबसे बड़ी बात कि नौजवानों के ये बहुत हरदिल अज़ीज़ हैं ये। और जो हमारे मऊ में उमर भाई हैं, मऊ के नौजवान हमारे हैं, वो आपको बड़ा चाहते हैं, और उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि उमर खालिद भाई मऊ एक बार आएँ और उनसे मुखातिब हों। तो उमर खालिद भाई से कुछ सवालात के सिलसिले चलेंगे। मैं अब्दुल्ला भाई को माइक देता हूं कि वो शुरू करें। उमर भाई, पहला सवाल तो ये रोहिंग्या मुस्लिम का भी चल रहा है। तो जैसे एक बात यार, ये ठीक है वो परेशानी में है, लेकिन कोई भी देश अपनी सुरक्षा दांव पर रख के किसी की हेल्प क्यों करे? यही एक जवाब आ रहा है विपक्ष की ओर से, या विपक्ष की ओर सरकार की ओर से, कि हम अपनी सुरक्षा दांव पर रख के उनकी हेल्प क्यों करें। इसके ऊपर कुछ बताएं। देखिए, ये जितना सिक्योरिटी सेंट्रिक जितना डिस्कोर्स है और जितना सुरक्षा के बारे में चर्चा करी जा रही है, और इस पूरे एक ह्यूमैनिटेरियन इशू को एक सिक्योरिटी इशू बनाया जा रहा है, इसके पीछे एक राजनीति है। उस राजनीति को हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप देखें तो दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में स्पेसिफिक नहीं, दुनिया भर में आप देखिए तो जितना रेफ्यूजीज़ को लेके पूरा एक जो दक्षिणपंथी एक राइट विंग डिस्कोर्स है, वो यही दिखाना चाहता है कि हर देश उन देशवासियों का है, और अगर उस देश के बाहर के अगर लोग उस देश में आएंगे तो सुरक्षा का खतरा बन सकते हैं। और हिंदुस्तान में ख़ासतौर से पिछले कुछ सालों में बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के नाम पे जो असम में और वेस्ट बंगाल में राजनीति करी गई है, उसी से जोड़ के अब ये भी किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो रोहिंग्या के वहाँ मुसलमान हैं, और सिर्फ मुसलमान नहीं, रोहिंग्या हैं, उसमें बाकी समुदाय के लोग भी हैं, जो इतने एक जेनोसाइड फेस कर रहे हैं, एक एथनिक क्लेंजिंग फेस कर रहे हैं, और बहुत बुरी स्थिति में वो यहाँ आने में मजबूर हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि उन लोगों से किसको खतरा हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल आपकी राजनीति इस पर चलती है कि उनमें से, क्योंकि मेजॉरिटी मुसलमान है तो हमारा एक एंटी मुस्लिम हमारा एक राजनीति का बेस है जो संघ परिवार का है, तो वो राजनीति तो चल सकती है, लेकिन सुरक्षा से किसको खतरा है मुझे पता नहीं। अगर सुरक्षा का खतरा देश में किसी से सही में है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से इस देश के लोगों को सुरक्षा का खतरा है। जो उनके अलग अलग जितने संगठन हैं, एक संगठन नहीं है, बहुत सारे संगठन हैं, कभी गौरक्षक के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी देशभक्ति के नाम पे, जो लोगों को लिंच कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। अभी हाल ही में गौरी लंकेश का मर्डर हो गया, उससे पहले नरेंद्र दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी का मर्डर हुआ, और खुली छूट है। जुनैद को मारने वालों को बेल मिल गई, पहलू खान को मारने वालों को क्लीन चिट पुलिस दे रही है, अखलाक के मारने वालों को सिर्फ बेल नहीं मिल रही बल्कि भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर जाके उनको शहीद का दर्जा देते हैं। तो सुरक्षा का खतरा किससे है हिंदुस्तान के आवाम को, वो बहुत क्लियर है। अब एक पालतू मीडिया है इनका, जो जिसको बोलते हैं गोदी मीडिया है, जहाँ बड़े बड़े एंकर हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने एसी के कमरे से बाहर नहीं निकले हैं, और हिंदुस्तान की आवाम को बताना चाहते हैं कि क्या देशभक्ति और क्या देश के खिलाफ बातचीत है। वो लोगों को, क्योंकि आज मीडिया का काम, और ख़ासतौर से इस सेक्शन ऑफ मीडिया का काम सच पेश करना नहीं रह गया है, या सत्ता को सवाल करना नहीं रह गया, बल्कि सत्ता की चापलूसी करना रह गया, सत्ता का स्पोक्स पर्सन बन के काम करने का रह गया है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर जिनका चैनल बीजेपी के एमएलए एमपी फंड करते हैं, वो लोग इस बात को कैंपेन चला रहे हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, रोहिंग्या का इशू एक सिक्योरिटी इशू है, और सिक्योरिटी इशू रोहिंग्याओं के मसले से ऊपर है, और रोहिंग्याओं को हमको बाहर कर देना चाहिए। तो वो तो एक सरकार के स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं, और जो सरकार की एक पूरी एक इस्लामोफोबिक, एक फाशीवादी, एक मुसलमान विरोधी, दलित विरोधी विचारधारा है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमको इसकी गहराई को समझ कर और एक इंसानियत के दायरे में इस इशू को देखना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और सवाल आता है कि ये लोग कश्मीर क्यों जा रहे हैं? कश्मीर तो पहले से आतंकवादियों का गढ़ है, तो ये अगर कश्मीर जा रहे हैं तो इनके पीछे वही ज़हनियत है कि ये जाके वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूँ। देखिए, अभी अगर आप मीडिया को देखें, जो सवाल जो कि खड़े कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने बोला, मीडिया का काम है कि सवाल वो खड़े करना जो लोगों की सही में समस्याएं हैं, और जो सरकार को एक जवाबदेह बनाना एक मीडिया का काम होता है, और इसलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। अब सवाल है हिंदुस्तान में कि 3 साल ही सरकार आने के बाद बोली थी 2 करोड़ रोजगार पैदा करेगी, रोजगार आज सबसे कम है। नोटबंदी के बाद लोग बुरे हाल में हैं, नोटबंदी का हर एक ऑब्जेक्टिव फेल हुआ है सरकारी आंकड़े, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक। जीएसटी के चलते लोगों को बहुत बदहाली आई है, देश में किसान सुसाइड कर रहे हैं, किसान जब बाहर निकल रहे हैं तो उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। सवाल ये है, अब आप डिबेट, अगर किसी भी डिबेट को उठाइए आप,
तो वो डिबेट जाती है सीधा सीधा कश्मीर, और वहाँ से उस डिबेट से शुरुआत होगी कि आज कश्मीर के इस नेता ने ये बोला, आज कश्मीर के उस नेता ने ये वो बोला, और ये डिबेट को डाइवर्ट करने का तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा कश्मीर एक डिबेट का हिस्सा नहीं है, कश्मीर एक डिबेट का हिस्सा है और उसमें डिबेट होनी चाहिए। डिबेट होनी चाहिए कि जितने पैलेट गन और इसके जितने शिकार बने हैं पिछले साल में, और वहाँ भी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आ रही है और उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, लेकिन उसको डिबेट ना करके बल्कि रादर जो भी समस्या हो उस समस्या को वहां तक ले जाना और वहां से डाइवर्ट कर देना, तो वो एक कश्मीर एक ऐसा इशू बन गया है कि आप वहां समस्या को ले जाइए और वहां से डाइवर्ट हो जाएगा और वहां से मामला कुछ और का कुछ और बन जाएगा। तो ये रोहिंग्या के मसले के साथ भी वही करना चाह रहे हैं। हमको इस खेल को समझना है कि कैसे एक डिबेट को डाइवर्ट किया जाता है, और उस डिबेट को जिसमें बोला रोहिंग्या का डिबेट एक इंसानियत का डिबेट है। मतलब वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, वो और भी जगह जा रहे हैं वो रेफ्यूजी बनने, और बाकी स्टेट्स से उनको प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ऐसा रवैया अपना रही है। और अगर बात रेफ्यूजीज का ही है तो आप देखिए हिंदुस्तान ने जब तिब्बत के लोग एक प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे थे उनको एक रेफ्यूज दिया, जब तमिल लोग श्रीलंका में वो कर रहे थे उनको रेफ्यूज दिया, तो आज रोहिंग्याओं से ही प्रॉब्लम क्यों? और जिस तरीके से बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का सवाल को भी कम्युनलाइज करके बोला जाता है कि अगर कोई मुसलमान है तो वो उसको बाहर करना चाहिए, और अगर बांग्लादेशी हिंदू हैं तो बोला जाता है उनको शरण देनी चाहिए। तो इस कम्युनल गेम प्लान को हमको समझना है, वो कैसे धर्म के आधार पर बांट के रेफ्यूजी क्राइसिस को पेश कर रहे हैं और उस डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं बाकी कश्मीर और इन सबसे जोड़ के। एक आरोप लगता है जैसे आपके ऊपर या जो लेफ्ट वाले उनके ऊपर, ये लोग कश्मीरी माइग्रेंट को के ऊपर कभी नहीं बोलते हैं, इनको सिर्फ ऐसे मुद्दे चाहिए चाहे मुस्लिम हो तो उनके ऊपर ज़्यादा बोलते हैं। ये एक आरोप है, आरोप के तरीके से मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए आरोप तो हम पे बहुत सारे लगते हैं, मतलब ऐसे आरोप लगते हैं कि कई सारे आरोप बहुत ही लाफेबल हैं, उस पर हंसी आती है। जहाँ तक बात कश्मीरी पंडितों का है, आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू मीन बाय माइग्रेंट्स, तो हमने आज तक कभी जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसका समर्थन नहीं किया, और कश्मीरी पंडितों को हमने जब भी कश्मीर की बात करी हमने कश्मीरियों के इंसाफ की बात करी है, जिसमें कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान दोनों ही आते हैं। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, अगर ये आरोप लगता है तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो ट्रेजिडी है। इट्स अ मैसिव ट्रेजिडी एंड विच द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल शुड बी ब्रॉट टू बुक एंड दे शुड टेक मॉरल, एथिकल एंड ऑल काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। दे शुड बी ट्राइड whoever is responsible for any killing of any Kashmiri पंडित। बट द क्वेश्चन इज कि जब भी कोई सवाल उठता है, अगर कश्मीरी पंडित का इशू एक ऐसा इशू बन गया है कि आप उस सवाल को दरकिनार करने के लिए इशू लाना चाहते हैं, आई थिंक द बिगेस्ट वॉयलेंस टू कश्मीरी पंडित्स आर दैट कि यू डोंट वांट टू, आप उनकी समस्या के लिए कभी आप डिबेट नहीं करते, आप उनकी समस्या डिबेट करते हैं और समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए। आई थिंक इससे बड़ी हिंसा, इससे बड़ी नाइंसाफी कश्मीरी पंडित के साथ कुछ हो नहीं सकती। मुझसे भी एक जवाब आया था कि भारत की सरकार है, भारत की सेना है, अगर इंसाफ करना चाहते तो अब तक कर चुके होते, वो इस मुद्दे को ज़्यादातर राजनीति में लाना चाह रहे हैं। यही आपने भी इसी तरीके जवाब दिया। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे बड़ा, मैं जस्ट रिपीटिंग द थिंग दैट इससे बड़ा नाइंसाफी कश्मीरी पंडितों के साथ हो ही नहीं सकती। कभी उनके डिबेट को आप उस डिबेट के लिए आप एड्रेस नहीं करना चाहते, आप बाकी डिबेट से दरकिनार करने के लिए एड्रेस करना चाहते हैं। और सवाल ये है कि कौन है जिनको बाहर निकाला गया और कौन है जो उनके स्पोक्स पर्सन बन के टीवी में घूमते हैं। कश्मीरी पंडित जो जम्मू कैंप्स में रह रहे हैं, आज तक उनको आवाज़ किसी ने दी नहीं, आज तक उनकी बात किसी ने करी नहीं। आज तक ये बात नहीं करी कि जब वो कश्मीर से आए थे जम्मू में अर्ली 90s में, तो किस तरीके से उनको जम्मू से भी निकालने की एक मुहिम वहाँ से लोगों ने चलाई थी। तो इस सवाल पे मतलब एक बहुत ही एक तरीके से प्रेजेंट करा जाता है और दूसरी चीज़ें डाइवर्ट करने के लिए प्रेजेंट किया जाता है। और ये आई थिंक ऐसी बात नहीं है कि सारे कश्मीरी पंडित जो अर्नब गोस्वामी जी और ऐसे टाइप के मीडिया एंकर बताना चाहते हैं वैसे सोचते हैं। अगर आप बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को देखिए, वो भी चाहते हैं कि कश्मीर के साथ इंसाफ हो, कश्मीरियों के साथ इंसाफ हो, कश्मीरियों के पूरी आबादी के साथ इंसाफ हो, और आई थिंक वही डिमांड हमारा भी है। मेरा सवाल ये है कि चूँकि ये हमारा पेज जो है मऊ से रिलेटेड है और मऊ में जो बहुत सारे युवा हैं बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, तो आप युवाओं की राजनीति को, ख़ासतौर से मुस्लिम युवाओं को राजनीति में किस तरीके से देखना चाहते हैं? देखिए सबसे ज़रूरी मतलब मुझे पता नहीं युवा राजनीति से क्या उसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी ऑलमोस्ट 50 साल के होने वाले हैं। वो भी वो भी युवा दरअसल क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि आप पढ़ने का आप राजनीति में कैसे चले आए, ठीक है, तो इसको कैसे मतलब कैसे बताया जाए कि भाई राजनीति गलत चीज़ नहीं है। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। देखिए मेरे लिए राजनीति क्या है, राजनीति बहुत लोगों को लगता है कि राजनीति मतलब चुनाव, और यही मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं तो अब आप क्या राजनीति में आएंगे, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, मैं राजनीति में ऑलरेडी हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही राजनीति है, हमारी ज़िंदगी एक संघर्ष है। राजनीति मेरे लिए एक ही चीज़ है राजनीति करना, कि सत्ता से सवाल करना, क्योंकि सत्ता तो हम चाहें ना चाहें सत्ता हमारे चारों तरफ है,
और सत्ता सिर्फ सरकार के फॉर्म में नहीं है, सत्ता आपका एक आपके घर के अंदर भी है, एक भाई बहन के रिश्ते में भी एक पावर रिलेशन है, माँ बाप के रिश्ते में पावर रिलेशन है, आपके और टीचर के रिश्ते में पावर रिलेशन है, आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपके और प्रशासन के रिश्ते में पावर रिलेशन है, और हर तरफ एक सत्ता का खेल है। तो सत्ता को से सवाल पूछना और एक समाज का जनवादीकरण करना से हम सारे लोग राजनीति में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम सारे लोग संघर्ष में इन्वॉल्व हैं। अब मुसलमानों के लिए इस देश में कुछ ऐसे संघर्ष हैं जो बहुत ज़्यादा मुसलमानों से स्पेसिफिक संघर्ष हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम उमर खालिद है, मैं अपने आप को एक वामपंथी बोलता हूँ, लेकिन जब मेरा विछंड किया गया तो मुझे बोला गया कि मैं जैश मोहम्मद से हूँ और मैं पाकिस्तान होकर आया था। तो यही चीज़ कि अगर आपका नाम मुसलमान है तो आपको एक तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। सबसे बड़ा संघर्ष ये है आप उस कैटेगराइजेशन को कैसे रिजेक्ट करें और ये इस गेम प्लान को कैसे एक्सपोज करें, क्योंकि उनके लिए मुसलमानों की दो आइडेंटिटी हैं, बीजेपी की नहीं बाकी पार्टियों की भी, कि या तो मुसलमान वोट बैंक बन के रहें या फिर उनको आतंकवादी और फंडामेंटलिस्ट बोल दिया जाता है। तो इस बाइनरी से ब्रेक करना एंड टू असर्ट आवर राइट्स एज सिटीजन्स इन दिस कंट्री, दैट हमको भी शिक्षा का नौकरियों का अधिकार है, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने लेकर आया है जो पिछले 60-70 साल से इस देश का सबसे बड़ा ओपन सीक्रेट था कि मुसलमानों को आप जॉब्स में देखिएगा नहीं मिलेंगे, शिक्षा में देखिएगा नहीं मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में, पुलिस में कहीं नहीं मिलेंगे, मुसलमान सबसे ज़्यादा आपको जेल में मिलेंगे। तो ये जो एक समस्या है कि किस तरीके से एक पूरे कौम को, एक पूरे समुदाय को आप हाशिए पर ढकेल देना चाहते हैं, और जब भी वो असर्ट करते हैं तो आप उनको आतंकवादी बोल के या आप उनके खिलाफ दंगा करके इंश्योर करते हैं कि वो सिस्टमेटिकली और पीछे चले जाए। मतलब अगर आप अभी देखें, जुनैद के परिवार जुनैद की मौत के बाद बहुत बुरी स्थिति में है, उनके फादर को अभी हार्ट अटैक हुआ है, नजीब का पूरा परिवार टूट गया है नजीब के गायब होने के बाद। मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ वहाँ 10 महीने से एक स्टूडेंट गायब है, तो वो एक को मारते हैं और पूरी फैमिलीज को, पूरे जनरेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसके खिलाफ हमको खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मुसलमानों को पिछले कई सालों से मारा जा रहा है और इम्प्यूनिटी के साथ मारा जा रहा है। गुजरात में हुआ, बहुत सारी जगहों हुआ, फर्जी इनकाउंटरों में मारते थे पहले, फर्जी केसेस में बंद करते थे, अभी लिंचिंग का वो आ रहा है, और मुझे अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। हम हमेशा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। बाय रिस्पॉन्स आई मीन टू से दैट हम हमेशा वो मारेंगे और कल को एक को मार दिया, हम उसकी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हम उसकी इंसाफ की लड़ाई को कहीं अंजाम तक ले जा पाते हैं, वो 10 लोगों को और मार देते हैं, 10 लोगों से और 10 लोगों को और मार देते हैं। उनका किलिंग मशीनरी तो पूरा चल ही रहा है। इतने सारे नाम है, तो नाम भी याद नहीं रहते कि पिछले 2-3 साल में कितने लोगों को लिंच कर दिया। इस रिस्पॉन्स मोड से बाहर आके जो ये संघ गिरोह का एक बिल्कुल एक विचारधारा है, उसका तोड़ निकालना बहुत ज़रूरी है, और वो लड़ाई मुसलमान अकेले नहीं लड़ सकते। यही उनका गेम प्लान है कि मुसलमान की आवाज़ उठाए, दलित की आवाज़ उठाए, आदिवासी की आवाज़ उठाए, और सब लोग बटके रहें। और वो इसी बाइनरी को, हिंदू मुसलमान की बाइनरी को खेलना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है मुसलमान अपने सवाल तो उठाएं, लेकिन साथ साथ ये सवाल, नौकरियों का सवाल, रोज़गार का सवाल, देश में एक जो आर्थिक पूरा संकट आया है उसका सवाल, इन सारे सवालों को उठाएं। क्योंकि मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को नहीं मारा जा रहा। जो 12,000 किसान सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर साल आत्महत्या करते हैं, उसमें 12,000 में से आई थिंक 11,500 से ज़्यादा वो हिंदू ही हैं, जिनको ये हिंदू बोलते हैं। जिन मजदूरों को नौकरी नहीं है और जिनके हक छीने जा रहे हैं, वो भी वही हैं जिनको ये हिंदू बोलते हैं। जब तक आप ये सॉलिडारिटी नहीं बनाएंगे तो मुसलमानों पर उत्पीड़न भी खत्म नहीं होगा और हम रिस्पॉन्स मोड में अटके रहेंगे। वही चीज़ जैसे अभी आपने जो कह रहे थे, तो इसमें यही होता है कि जो दलित और पसमानदा होते हैं वो पिस जाते हैं इस मामले में, क्योंकि वो सबसे हाशिए पे रहते हैं, तो वो आसान टारगेट भी हो जाते हैं। तो लेकिन एक सवाल ये था कि मुस्लिम में भी तो राइट विंग है, हम उसको नकार तो नहीं सकते ना, कि वो मुस्लिम उधर भी है, वो भी जो है ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्ड करते हुए कि भाई तुम अगर संघ से जुड़े हो तो हम इससे जुड़ेंगे, या इस टाइप से हम भी बिहेव करेंगे, हम भी कट्टर हो जाएंगे। देखिए, कट्टरपंथी एक सवाल है, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी और जो हिंदुत्व की कट्टरपंथी है उसमें एक अंतर है कि आज आरएसएस को सरकारी एक सपोर्ट है, उनकी विचारधारा को, उनके एक्शन को सरकारी सपोर्ट है। इसीलिए मैंने जो एग्जांपल लिए कि पहलू खान हो, अखलाक हो, जुनैद हो, इन सब केसेस में जिस तरीके से लोगों को बेल मिला। आज से 1.5 साल पहले रोहिणी सालियान जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने बोला है कि उनको एनआईए ने बोला है कि हिंदुत्व टेरर के जो केसेस आए थे, कर्नल पुरोहित के, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, इन सब केसेस में यू गो स्लो। दिस इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जिसने ये बात बाहर लेकर आया, एंड यू गो सॉफ्ट ऑन देम यू। और हमने देखा उसके बाद किस तरीके से साध्वी हो या कर्नल पुरोहित, उनको बेल मिल गया। और आप देखिए किस तरीके से उनकी बेल को प्रेजेंट किया और किस तरीके से जब मुसलमान
नौजवान जिनको आतंकवाद के केस में फर्जी फंसाया जाता है वो एक्विट भी होते हैं, उस तरीके से नहीं मिला जाता और उनको एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया। आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क है कि एक विचारधारा, एक कट्टरपंथ को सरकारी स्टेट का पूरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, और इस डिफरेंस को बनाना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम इस तरीके से इस बात को आगे भी ले जा पाएंगे। और जहाँ तक इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज हैं उनको अगर आपको आइसोलेट करना है मुसलमानों के बीच में से और अपना एक वामपंथी, एक सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक विचारधारा जिसको फॉर एग्जांपल मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वो जब ही हो पाएगा जब ये सेकुलर, सोशलिस्ट, वामपंथी ताकतें एक मुसलमान अवाम का, मुस्लिम अवाम या दलित अवाम या आदिवासी अवाम, इन लोगों का ट्रस्ट जीते। और वो जब भी हो सकता है हम ज़मीन पे जाके काम करें। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जाके ज़मीन पे जुड़ें, लोगों के रोज़मर्रा के सवालों से जुड़ें, अदरवाइज़ वो वैक्यूम कोई ना कोई तो फील करेगा ना। जैसे आप पिछली बहस में हमने ब्राह्मणवाद आपने बताया था एक खतरा है, तो हमारा एक सवाल ये था कि मुसलमानों में भी अशराफवाद है ना, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो सब में है, मतलब वो हिंदुओं में है, वो दलितों में है, वो मुसलमानों में है, वो आदिवासियों में है। तो ये विचारधारा और ब्राह्मणवाद इसीलिए इतनी खतरनाक विचारधारा है कि इतनी सदियों से है, लेकिन समय के साथ बदलती रही। समय के साथ ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ इस्लाम में ब्राह्मणवाद नहीं है लेकिन मुसलमानों में ब्राह्मणवाद है, तो वो किस तरीके से वो और भी समुदायों में आई, इवन ईसाइयों में आई, सिखों में आई, जो सारे रिलीजन है जिसमें मतलब कोई कास्ट का कोई वो आइडिया नहीं है, बहुत बुद्धिज्म में आई। तो ये जब हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो हम ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, और वो हिंदुस्तान के समाज का एक नींव है, एक सामंतवाद का हिंदुस्तान में वही नींव है। तो दैट गोज बियॉन्ड स्पेसिफिक कम्युनिटी। मतलब दलित पसमानदा मूवमेंट, मतलब जो भी आंदोलन है आप उसको समर्थन करते हैं? ऑफ कोर्स समर्थन करते हैं। मतलब आज के समय में अगर आप देखा जाए तो कोई भी मूवमेंट अगर उसमें सबसे शोषित लोग आगे नहीं होंगे तो वो मूवमेंट हम इस संघ के खिलाफ, फाशीवाद के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अभी यूपी में जो जिस तरीके से योगी सरकार मदरसों की जांच करा रही है, आपने देखा कि एक सिलेक्टिव अप्रोच है, मदरसों की जांच हुई और बहुत सारे मदरसों को उन्होंने जो है एक हाईलाइट किया और उस पर निलंबित भी किया कई लोगों को। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में क्या ही कहा जाए, मतलब ये एक बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन पे योगी सरकार जा रही है, और वो जिस तरीके से आज के समय देश भर को सांप्रदायिक लेवल पे बांटा जा रहा है, वो योगी साहब वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार वहाँ कर रही है। और अगर आपको सही में, जैसे मैंने पहले बोला, आपको सिक्योरिटी थ्रेट अगर सही में जांचना है तो आरएसएस के ऑफिस में रेड होनी चाहिए, लेकिन वो कभी होगी नहीं, बिकॉज उस चीज़ को सरकार सपोर्ट कर रही है, और ख़ासतौर से एक ऐसे समय में सपोर्ट कर रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेंगे, जहाँ उत्तर प्रदेश के आवाम का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो इतनी बद से बदतर होती जा रही है। अभी हमने देखा गोरखपुर में किस तरीके से एक के बाद एक बच्चों की मौत हुई। हमने देखा किस तरीके से स्वास्थ्य का पूरा सेक्टर, वहाँ बजट की कटौती करी जा रही है, वहाँ फंड्स नहीं दिए जा रहे, सो मच सो कि वो वहाँ ऑक्सीजन की कंपनी को पैसा नहीं दे पाई, लोग मर गए, बच्चे मर गए। और उसके बाद बच्चे मरना शुरू हुए तो वहाँ बोला कि योगी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बच्चे अगर मर रहे हैं तो। योगी सरकार बोल रहा है कि ये इंसेफेलाइटिस जो बीमारी है वहाँ उस वजह से हो रही है, 98 से आप, वही आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है 1998 से, और अगर 1998 से चल रहा है तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो इन सब सवालों पर बात ना हो, इसलिए वो कभी मदरसे की बात करेंगे, कभी इस बात को बोलेंगे कि वंदे मातरम आप बोलिए, उसको कंपलसरी बनाया जाएगा। तो मुद्दों से भटकाने की बात है, और मुद्दों से सबसे अच्छी तरीका है, मतलब आरएसएस की जब हम बात करते हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए आरएसएस वो एक संगठन है, जब अंग्रेज यहाँ थे उसने अंग्रेज़ों का पूरा समर्थन किया, और उनके गुरु गोलवालकर जो मोदी साहब जिनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, वो बोलते थे कि हमारे दुश्मन अंग्रेज़ नहीं है, हमारे दुश्मन मुसलमान, ईसाई और वामपंथी लोग हैं। तो आज वो सत्ता में है, और आज वो यही सत्ता में आके वो अपने वही गुरुजी का जो पूरा एजेंडा है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वही राजनीति जो और वही पॉलिसी जो अंग्रेज़ों की थी कि डिवाइड एंड रूल, वही अंग्रेज़ों के दलाल अब वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं। एक सवाल ये था, ये मैं बार बार पूछता हूँ ये सवाल, कि कम्युनिस्ट सबसे ज़्यादा सड़कों पे दिखते हैं, संसद में बहुत कम दिखते हैं, तो इनको इनकी क्या कमियां है, क्या कमियां देखते हैं कि ये उतना, जैसे आपने बताया कि हमको उनके बीच जाके पहले तो विश्वास पैदा करना है, तो क्या वो विश्वास पैदा नहीं कर पाए अभी तक कि उनको वोट बैंक में वो नहीं बदला उनका विश्वास? देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कौन सा करना चाहूँगा बात। मैं बोलूँगा कि कम्युनिस्टों का प्रॉब्लम आज के समय में, और अगर वामपंथी आंदोलन आज एक संकट फेस कर रहा है, उसकी समस्या कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि वामपंथी जो पार्टियां हैं वो चुनावी राजनीति में ज़्यादा घुस गई और संघर्षों से वो अलग हो गई। अगर ये नहीं हुआ होता तो वो ना संसद से बाहर हुए होते तो ना संघर्षों से बाहर हुए होते।
अगर आप अभी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को देखें और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को देखें तो वो एक ऐसा खेल है जहाँ पैसे का बहुत बड़ा एक खेल खेला जाता है, और वहाँ अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो आप कैंपेन में नहीं उतर सकते। आप जिस लेवल का कैंपेन आजकल होता है कि वो आप अगर 2014 का हमारे जो भी प्रधानमंत्री उन्हीं का कैंपेन देखें तो अडानी जी के प्लेन में वो देश भर की सैर कर रहे थे। तो वामपंथी संगठनों के पास ये सारे रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो हमेशा इन चीज़ों में पीछे रहेंगे। आप उनको एक ही तरीके से आप उनको पीछे कर सकते हैं अगर आप जनता के साथ जुड़े हुए रहें। और पिछले 20-30 साल में वामपंथी जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से इतनी गलतियां हुई हैं, उनकी तरफ से इतने, मैं बोलूँगा गलतियां क्या, उनका अपनी इतनी समस्याएं हैं कि जैसे एक सवाल आता है कि पश्चिम बंगाल में 30 साल रहे लेकिन क्या नतीजा। मैं उसी पर आ रहा था कि फाशीवाद कब उभरता है, कि अगर आप जर्मनी का भी एग्जाम्पल लें, जब एक समाज में इतना संकट हो, इतनी गैर बराबरी हो और कोई विकल्प ना बचे, जब भी एक ऐसा इंसान आता है जो बोलता है कि मैं ही मसीहा हूँ और मुझको चुनाव में जिता दो तो मैं अच्छे दिन ले आऊँगा। कुछ ऐसे वादे हिटलर ने भी किए थे और हमको भूलना नहीं चाहिए, हिटलर भी चुनाव जीत के ही वो आया था। वो बात अलग थी, वो चुनाव जीत के आने के बाद उसने क्या किया और क्या उसने डेमोक्रेसी के साथ किया वो अलग बात है, लेकिन वो जीत के वैसे ही आया था। तो वही काम यहाँ भी हुआ। अब बात है जो गैर बराबरी समाज में थी वो जितनी पार्टी जो आज अपने आप को विपक्ष बोलती है या विकल्प बोलती है भाजपा का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू तो सॉरी नहीं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या वामपंथी सीपीआई सीपीएम हो, उनका क्या रोल रहा इतने पिछले 60-70 साल में? उस गैर बराबरी को बढ़ाने में आपने भी वही पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी, आपने भी किसानों की जमीन छीनी, आपने भी किसानों पर गोली चलाई। तो विकल्प तो आप कैसे बनेंगे जनता के आंखों में जब आपने वही सब कुछ काम किया? एक सवाल ये भी था कि ये आर्थिक लड़ाई तो लड़े, सामाजिक लड़ाई में हमेशा पीछे रहे। आर्थिक लड़ाई में भी पीछे रहे, मतलब अगर आप देखें आज के समय आर्थिक और सामाजिक दो अलग पहलू नहीं है, ये आर्थिक और सामाजिक एक साथ ही हैं। और अगर आप दलित अपनी आइडेंटिटी है ना, हम तो देखते हैं समाज में कि जो ब्राह्मण है वो थोड़ा सा मतलब ठीक है, वो समाज में अच्छी पोजीशन में है, जो दलित है, जो पसमानदा वो नीचे है, तो थोड़ा सा तो फर्क दिखता है। नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ आज मैं जो बोल रहा हूँ आर्थिक और सामाजिक अलग नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आज आप गांव में जाएंगे जमींदार कौन है, कितने दलित जमींदार मिलेंगे आपको? जो बड़े बड़े बिजनेस के मैगजीन निकालते हैं लिस्ट कि ये मिलियनेयर और ये बिलियनेयर, उसमें आपको कितने दलित मुसलमान आदिवासी मिलेंगे? तो ये दोनों जुड़ी हुई हैं और इन दोनों लड़ाइयों पे मतलब जितना वामपंथी संगठनों का रोल होना चाहिए था वो रोल अच्छा नहीं रहा पिछले कुछ सालों में, और ये स्थिति आई है। अगर आज के समय बीजेपी के लिए इतना आसान क्यों है सब कुछ, वो इसलिए है कि जो विपक्ष जिसको आज बोलते हैं, अगर हिंदुत्व को हटा दीजिए तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के लेवल पे किसी के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उनको भी वही नौदारवादी पूरी आर्थिक राजनीति पॉलिसीज को उन्होंने इंप्लीमेंट किया, उन्होंने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेकर आए, उन्होंने भी न्यू लिबरलिज्म को किसने शुरुआत करी? मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो आप अगर आपको संघ को हराना है तो सिर्फ सेक्युलरिज्म संघ को नहीं हरा सकता, बल्कि आप सेक्युलरिज्म तो संघ को तो आप बिल्कुल नहीं हरा सकते अगर खाली सेक्युलरिज्म के आइडिया के लेवल पर रह जाए। अगर संघ को हराना है तो सेक्युलरिज्म को एक पूंजीवाद के खिलाफ और पूंजीवादी पॉलिसी के खिलाफ आपको फ्रंट खोलना पड़ेगा, और सामाजिक न्याय जाति के खिलाफ आपको एक फ्रंट खोलना पड़ेगा। जब भी आप संघ को हरा सकते हैं, जब भी सेक्युलरिज्म का कोई मायने भी होगा। तो एक बस मंटो भाई का एक सवाल आया। हाँ जी, एक सवाल आया, जरा देखते हैं सवाल है कि ईसाइयों पर क्या सोचते हैं उमर खालिद भाई, और उनके हर प्रोग्राम में आप चले जाते हैं, तो क्या ये मुस्लिम फासिस्टों को बढ़ावा देना नहीं है? देखिए, फाशिस्ट का अगर आप डेफिनेशन देखें तो फाशिस्ट वो लोग होते हैं जिनके पास सत्ता होती है, जो स्टेट पावर। मेरा फाशीवाद से मेरा जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं पढ़ा हूँ फाशीवाद के बारे में, जमात इस्लामी पर आपका क्या टेक है? मैं फाशीवादी नहीं मानता। देखिए, फाशीवाद और सत्ता, राज सत्ता का दोनों का एक मेल होता है। अगर वो उस मेल से आप उसको देखें, वही फाशीवादी होता है। मतलब फाशीवादी मतलब अगर आप कल को बोलें कि मुझे बौद्ध धर्म से भी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे सिख धर्म से भी प्रॉब्लम है, मुझे इस्लाम धर्म से भी प्रॉब्लम है, जमात इस्लामी को सेकुलर आप मानते हैं? देखिए, मैं तो बहुत सारे लोग जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, मैं कांग्रेस को भी सेकुलर नहीं मानता। तो मैं बहुत लोगों को सेकुलर नहीं मानता। लेकिन आज समय है कि आपको अलग अलग, देखिए, अगर आज आपको लड़ाई लड़नी है फाशीवाद के खिलाफ, तो आपको एक बड़ा यूनाइट फ्रंट बनाना पड़ेगा। ये सब लोग बात कर रहे हैं, और वो सिर्फ वाम एकता नहीं, आपको वाम एकता और उसके बाद डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, दलित ऑर्गेनाइजेशंस, विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी साथ में मिलकर लड़ेंगे, जब भी आप उसको हरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमर भाई। और हमारी ओर से ये है कि गुजारिश है कि आप हमारे यहाँ आएँ, एक बार मऊ में आया, बिल्कुल आपको बुलाएंगे। और धन्यवाद, हमसे जुड़े रहें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।